नमस्कार। देश गाली गलौज पे चर्चा करने में व्यस्त है और उसकी जेब पे कैंची चल रही है। अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस भारत में बढ़ता जा रहा है। भारत के लोगों के लिए जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है और ये भारत के लोगों के साथ साथ दुनिया के बाकी हिस्सों में भी हो रहा है। क्यों हो रहा है इसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है ये जानना ज़रूरी है। किस तरह से हमारी पॉकेट के अंदर जो पैसे हमको तनख्वाह में मिलते हैं वो पैसे कम होते जा रहे हैं। तनख्वाह भले ही कम ना हुई हो, लेकिन आपके पैसे कम हो रहे हैं। हालांकि तनख्वाहें भी कम हो रही हैं। इंडिया टुडे जैसी कंपनी ने 120 लोगों को नौकरी से निकाल दिया आज तक वालों ने। तो पैसे उतने ही हैं और कम होते जा रहे हैं। इसलिए कम होते जा रहे हैं कि उतने ही पैसों में अब कम सामान आ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास बन गया, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो फिलहाल ये स्थिति आ क्यों रही है? इसलिए रही है कि दुनिया की बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ सब कुछ महंगा होने के साथ साथ अब असल मार पड़ी है भोजन पे मार। जब भोजन का क्राइसिस होगा, जब भोजन की किल्लत होगी, भोजन की दिक्कत होगी, तो एक चीज़ पक्का मान के चलिए, आप ज़्यादा अच्छी तरह से गुलाम बनेंगे। जब आपकी रोटी रोक दी जाएगी तो आप सलाम करेंगे। अब आपको ये आइडियोलॉजिकल बात लग रही होगी, लेकिन ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको क्लियर हो जाएगी। पहले भारत में भोजन की समस्या क्या होती जा रही है, इसको समझते हैं। अभी के आंकड़े क्या हैं, आज की खबर क्या है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। भारत के महंगाई के जो आंकड़े हैं उनको अगर आप देखें, आंकड़ों से आपको तस्वीर उतनी साफ नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी एक आपको अंदाज़ा लगेगा। भारत में खुदरा महंगाई, जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो जून 26 में 4% के लक्ष्य से ऊपर जा चुका है। 4.38% जून में। और अगर आंकड़े अब देखेंगे फूड इन्फ्लेशन के, तो 5.32% चला गया है, यानी 4.78% से ऊपर। थोक महंगाई भी 9.87% चली गई है, यानी लगातार चीज़ें महंगी हो रही हैं, फूड महंगा हो रहा है और आने वाले समय में फूड और महंगा हो सकता है। फूड महंगा होने के पीछे हमको सीधा कारण ये समझ में आता है और समझा दिया जाता है। इस बार बरसात कम हो रही है, मानसून नहीं है, लेकिन कारण सिर्फ इतना नहीं है। मानसून होने के कारण बरसात को जो नुकसान होता है लेट होने के कारण, इस बार वो नुकसान की भरपाई की बात सरकार कह रही है। सरकार ये कह रही है कि शुरू में रेन डेफिसिट था, अब धीरे धीरे करके 80-85% तक बारिश हो गई है जितनी रिक्वायर्ड होती है, और फसलें बर्बाद होने से बच गई। ये इंपॉर्टेंट पहलू है। अब का वर्षा जब कृषि सुखानी, ऐसा मामला भी नहीं है। खेत बर्बाद नहीं हुए, ऐसा सरकार का कहना है। अब यहाँ पर जाके एक चीज़ समझ में आती है कि अगर बारिश कारण नहीं है तो कारण क्या है, और यहीं पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और जो सवाल खड़े होते हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल कि हमारा खाना अगर पैदा हो रहा है तो जा कहाँ रहा है। और सिर्फ हमारा नहीं, दुनिया भर का खाना या तो नष्ट हो रहा है या बर्बाद हो रहा है, पर खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से लोगों को खाना महंगा मिल रहा है। अमेरिका में वो टैरिफ लगा देता है ताकि खाना महंगा हो जाए। अमेरिका में वो अपने मक्के से अल्कोहल बना रहा है, एथनॉल बना रहा है। वो एथनॉल भारत खरीद रहा है। हम लोग अपनी ज़रूरत का 96% एथनॉल, 94% माफ़ कीजिएगा, अमेरिका से मंगाते हैं। हमको अमेरिका से एथनॉल मंगाना पड़ रहा है, उस एथनॉल को हम यहाँ पर पेट्रोल में मिला के बेच रहे हैं। इससे अच्छा तो पेट्रोल ही मंगा लेते भैया। वो एक अलग बहस है, क्योंकि एथनॉल भी महंगा पड़ रहा है और पेट्रोल से महंगा एथनॉल पड़ रहा है, तो E20 की ज़रूरत क्या थी। जब मंगाना विदेश से ही है, विदेशी मुद्रा बचाने का आपने लॉजिक दिया था, तो आ ही रहा है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फूड पे, तो अमेरिका भी अपना फूड एथनॉल में नष्ट कर रहा है। अब आ जाइए गेहूं और चावल पे। तो भारत में आने वाले दिनों में सरकार भारत आटा
और भारत चावल की बिक्री दोबारा शुरू करने वाली है। आपको पता है कि भारत आटा और भारत चावल सरकार के बनाए हुए दो ऐसे ब्रांड हैं जो इफको सस्ते दाम पे लोगों को बेचती है। क्रिफको मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जो भी सरकार बेचती है सस्ते दाम पे आटा और चावल बेचती है। जब दाम ज़्यादा बढ़ता है तो सरकार को ये निकालना पड़ता है। यानी तस्वीर साफ है कि फूड के क्राइसिस है और महंगाई बढ़ रही है। क्राइसिस का कारण क्या है? क्राइसिस के कारणों में से एक क्राइसिस का कारण ये है कि इस देश में बड़ी संख्या में अनाज पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भारत में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उन कंपनियों को, जो कंपनियां पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल बेचती हैं, उनको सस्ते दाम पे चावल दे रही है, बल्कि लागत से भी कम दाम पे चावल दे रही है। दाम बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। जो लागत है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, वो 41 रुपये 1 किलो चावल की लागत है, ढुलाई वुलाई सब जोड़ के। उस चावल को, जो 41 रुपये का चावल है, उसको 23 रुपये 20 पैसे में एथेनॉल बनाने वाले लोगों को बेचा जा रहा है पेट्रोल में मिलाने के लिए। यानी सस्ते दाम पे जब चावल को आप एथेनॉल बनाने के लिए दोगे तो निश्चित तौर पे देश में चावल का क्राइसिस होगा। और चावल का क्राइसिस यहाँ पर जब हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए जो मुफ्त में चावल बांटा जाता है लोगों को, 80 करोड़ लोग जिनको सरकार कहती है, उनको बांटा जाने वाला चावल अब कटौती की जा रही है, उनको दूसरे अनाज दिए जा रहे हैं, क्योंकि चावल हमको एथेनॉल के लिए चाहिए। पर यह तस्वीर देखने का एक तरीका है कि एथेनॉल के लिए चाहिए। मैं तस्वीर को ऐसे देखता हूं कि खाने पीने की चीज़ों को ईंधन में बदला जा रहा है, और जब खाने को ईंधन में बदलोगे तो खाने की किल्लत होगी। खाने की किल्लत होगी तो इस पूरी दुनिया को गवर्न करना, जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया को कंट्रोल करती हैं, उनके लिए आसान होगा। आपको याद होगा, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए और IMF के ज़रिए पूरी दुनिया में पिछले 15 सालों से पानी को पेड़ बनाने की साजिश चल रही है। पेड़ बनाने का मतलब, अभी आप जो नल का बिल भरते हो वो पानी की सप्लाई और घर तक पहुंचाने का बिल है। पानी सस्ता है, फ्री है। आप नदी से निकाल के झरने से पियो पानी, उसका पेमेंट नहीं लगता है। लेकिन ये चाहते हैं कि उसके भी ठेके दे दिया जाए, यहाँ से वहाँ तक नदी इस कंपनी की कमर्शलाइज किया जाए। पूंजीवाद को घुसाने की कोशिश है, और वही पूंजीवाद, कृषि कानून याद कीजिए। भारत में खेती के ऊपर, दुनिया भर में खेती के ऊपर पूंजीपतियों के कब्जे हो रहे हैं। अमेरिका में 50 से 60%, मुझे एग्जैक्ट आइडिया इस वक्त नहीं है, याद नहीं है, लेकिन 60% के आसपास ज़मीनें, खेती की ज़मीनें बिल गेट्स के पास हैं। उसके पास इतने फॉर्म हैं कि सैटेलाइट आसमान से, चंद्रमा से दिखाई देते हैं, इतने फॉर्म हैं। तो जब पूंजीपतियों का कब्जा होगा तो अपने तरीके से खेलेंगे। 3 कृषि कानून क्या थे? ये थे कि मंडियों के बाहर अनाज बेचा जा सके, ताकि मंडियों का कंट्रोल ना हो, MSP का कंट्रोल ना हो, और किसान से जो चाहो दाम में खरीद लो। दूसरा, जमाखोरी बंद की जा रही थी। कोई कितना भी अनाज रख सकता है, आज की तारीख में एक सीलिंग है, इससे ज़्यादा अनाज आप नहीं रख सकते हो, क्राइसिस क्रिएट नहीं कर सकते हो। जिसका अडानी जितने पैसे वो तो भारत का पूरा अनाज अपने पास रख लेगा और हाहाकार मचा देगा। तो ये दुनिया में जो खाने की कमी हो रही है उसकी तरफ इशारा करता है। भारत में देखिए, चीनी और गन्ना दोनों जा रहे हैं एथेनॉल के लिए, मक्का जा रहा है एथेनॉल के लिए, चावल जा रहा है एथेनॉल के लिए, बहुत सारी फसलें जा रही हैं। और अब ये खाने की बातों को अगर आप छोड़ दें तो तेल में भी यही हो रहा है। दुनिया में खाने पीने का तेल कहाँ से आता है? अगर भारत का हिसाब रखें तो 60% तेल भारत का जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। उसमें बड़ी संख्या में हमको तेल बेचने वालों में नंबर 1 पे है इंडोनेशिया और मलेशिया, क्योंकि वहाँ पे पाम ऑयल बहुतायत से होता है। और पाम ऑयल, हमारे यहाँ जितने भी इंडस्ट्रियल यूज़ हैं तेल के, आप भले कहो पाम ऑयल में खाना बना हुआ है, जलेबी बनाने वाले से जलेबी ना खरीदो, समोसे ना खरीदो, लेकिन जितना आप नमकीन खाते हो ब्रांडेड वाला, बढ़िया बढ़िया कंपनियों का, वो सब, जितने बड़े रेस्टोरेंट चेन हैं, सब बड़े बड़े होटल्स, सब पाम ऑयल में पका रहे हैं। तो कुल मिला के भारत के अंदर जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट करते हैं 60% बाहर से,
विदेशों से आता है, और जो विदेशों से तेल आता है उसमें भी 60 से 70% पाम ऑयल होता है, जो हम इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाते हैं। यानी भोजन का हमारी जो तेल की दुकान है भारत की, वो है इंडोनेशिया और मलेशिया। लेकिन अब उस तेल की दुकान के ऊपर भी ताला डाला जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ फूड क्राइसिस की बात हुई, वैसे ही फूड क्राइसिस इंडोनेशिया और मलेशिया में पैदा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वहाँ पर बायोडीजल में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे E20, E30, E40 है, वैसे वहाँ पर भी B30, B30, B50 ऐसे करके बायोडीजल बनाया जा रहा है। यहाँ पर तेल में एथेनॉल बना रहे हैं, क्योंकि हमारा अनाज एथेनॉल बनाने वाला है, उनका फूड बायोडीजल बनाने वाला है, तो उनसे बायोडीजल बनवाया जा रहा है। जब यहाँ से तेल नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे तेल का दाम भी बढ़ेगा। सोयाबीन की फसल अगर भारत में गड़बड़ाई तो और क्राइसिस होगा, और सोयाबीन का तेल भारत बड़ी मात्रा में ब्राज़ील से इंपोर्ट करता है। ब्राज़ील दूर है और वहाँ से तेल आने में तेल महंगा पड़ेगा, उसको छोड़ दें। पर कमी हमारे आज के इस जो बातचीत हम कर रहे हैं इसका एक अहम हिस्सा है। तो जब तेल आता है तो आपके पास तीसरा ठिकाना बचता है कि भैया हम सूरजमुखी का तेल खरीद लेंगे। तो जब सूरजमुखी का तेल खरीदने आप अगले मोहल्ले की दुकान पे जाते हो तो पता चलता है कि उस दुकान पे भी तेल की किल्लत है, तेल आपको नहीं मिलेगा। यानी खाना और खाने में अब तेल पे बात आ गई है। तो तेल आपको क्यों नहीं मिलेगा, इसका कारण है युद्ध। याद कीजिए, पिछली बार जब युद्ध हो रहा था तो तुर्की ने बीच बचाव करा के एक समझौता कराया था। यूक्रेन का अनाज सड़ रहा था, सूरजमुखी गेहूं भी बड़ी संख्या में यूक्रेन और रूस से जाता है, और सूरजमुखी का तेल भी जाता है। इन दोनों को लॉक करके रखा हुआ है। अब लॉक करके कैसे रखा है इसको समझिएगा। रूस और यूक्रेन तो मान गए थे रूस और यूक्रेन इस बात के लिए कि ठीक है, हम अनाज दुनिया को जाने देंगे। तुर्की ने समझौता कराया था, जो भी जहाज जाता था पहले तुर्की रुकता था, उसकी जांच होती थी, तभी वो यूक्रेन के ठिकाने पे जाता था। जब वहाँ से आता था फिर तुर्की रुकता था और जांच की जाती थी। रूस ने इसी आधार पर परमिशन दी थी। यानी दुनिया को यूक्रेन का गेहूं मिल रहा था और सूरजमुखी का तेल मिल रहा था। अब यूक्रेन ने क्या किया? यूक्रेन किसके इशारे पे चलता है? पश्चिमी देशों के। तो पश्चिमी देशों के एक पुतले ने या कहें एक पिट्ठू यूक्रेन ने सारा रायता फैला दिया। अब हालत यह है कि जो गेहूं के पूरी दुनिया को गेहूं देने वाले लोग हैं, यानी काला सागर से जो गेहूं जाता है, वो गेहूं अब अटक गया। क्यों? ओडेशा, चौनेमस और बाकी जो दूसरे बंदरगाह हैं उन पे मिसाइल से हमले हो रहे हैं। अनाज के टर्मिनल, मतलब जहाँ से अनाज लादा जाता है, वो बंदरगाह नष्ट किए जा रहे हैं, गोदाम नष्ट हो रहे हैं, जहाज जो गुजर रहे हैं उन पर हमले का खतरा बढ़ गया है, समुद्री बीमा महंगा हो गया है। अब जहाज के मालिक भी ब्लैक सी में जाने को तैयार नहीं है। यानी पूरी दुनिया में गेहूं की कमी है। अब गेहूं की कमी और सूरजमुखी की कमी क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि सी ऑफ अजोब करके एक है जो काला सागर से लगा हुआ है। रूस को सी ऑफ अजोब से अपना गेहूं बाहर भेजना होता है। ये जहाजों पे हमले कर रहा है यूक्रेन सी ऑफ अजोब में, बदले में वो भी गुस्से में आ गया है और रूस ने ब्लैक सी में इनका बंद कर दिया है। यानी जिस तरह से जेलेंस्की ने उकसाया पुतिन को, और उसके कारण दुनिया में अनाज की किल्लत होनी शुरू हो गई। अब ये अनाज की किल्लत जो है, इसका ऐलान कौन करता है, दाम कौन बढ़ाता है? तो शिकागो में सीबॉट है और पेरिस में यूरोनेक्स्ट है। ये एक्सचेंज हैं जहाँ पे गेहूं के सौदे होते हैं, गेहूं के सौदे। इन एक्सचेंजेस में दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब जब ये दाम बढ़ गए हैं तो पूरी दुनिया में फूड का क्राइसिस और होने वाला है। तो आप जो समझ रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ गेहूं का दाम बढ़ा है, तो ये अभी शुरुआत है। अभी जब वहाँ इंटरनेशनल एक्सचेंज में दाम बढ़ता है तो भारत पे कैसे असर पड़ता है? पिछली बार याद करिए, बाइडेन ने कहा मोदी जी से
कि भाई गेहूं दो, दुनिया में गेहूं की किल्लत हो रही है, वहाँ युद्ध हो रहा है, क्योंकि तब तक रूस ने परमिशन नहीं दी थी यूक्रेन के गेहूं को। तो मोदी जी ने जो हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व होते हैं भारत की सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा अनाज हमेशा रखा जाता है कि कल के दिन किल्लत ना हो जाए, उस अनाज में से भी एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट कर दिया था। और जब बवाल हुआ कि भैया गेहूं महंगा हो रहा है, आप विदेशों को भेज रहे हो, क्योंकि जब विदेश आएगा तो भारत में भी महंगा होगा। जब विदेश जाने लगा, महंगा हो रहा है, तो भारत सरकार ने कहा ठीक है हम रोक लगाते हैं, अब आप गेहूं नहीं बेच सकते, गेहूं के प्रोडक्ट बेच सकते हो, मतलब गेहूं का दलिया बना भेज दो। अब सामने वाले को आटा यूज करना, गेहूं की जगह दलिया पीस लेगा। उसके बाद जब उस पर रोक लगाई तो 15 दिन का समय है, इसके बाद रोक होगी। लोग धड़ाधड़ उन्होंने भेज दिया, महंगाई बढ़ गई। यानी पूरी दुनिया में जब किल्लत होगी तो डोनाल्ड ट्रंप से लेके सारे के सारे नेता मोदी जी को बोलेंगे बेटा गेहूं इधर आने दो। ट्रंप तो धमका के बात करता है, वो तो एकदम अपना हक मानता है ना इस सरकार पे। तो आप क्या करोगे, फिर गेहूं का क्राइसिस झेलोगे। तो कुल मिला के एक पूरी दुनिया में एक आर्टिफिशियल क्राइसिस की सिचुएशन खड़ी की जा रही है खाद्य को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर। तो दुनिया में इन 4 कंपनियों को लूटने का मौका मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। ये कहलाते हैं ABCD कंपनियां, जो दुनिया में फूड का जो खेल होता है उससे माल बनाती हैं। और फूड की किल्लत होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आप गुलामी करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि भूखा तो आदमी मर नहीं सकता, बच्चों का पेट तो भरेगा। जैसे EMI से आप गुलाम बनते हैं, अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए किश्तें चुकानी है, तो बॉस डांट रहा है, कंपनी इंक्रीमेंट ना दे, आपका शोषण करे, आप सहते रहते हो। आप कहते हो मेरी कंपनी थोड़ी ऐसा कर रही है, बैंक कर रहा है, लेकिन बैंक, कंपनी, ये सारे के सारे एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। तो दुनिया का जो फूड ट्रेड है उसको गवर्न करने वाले 4 लोग हैं। एक है आर्चर डैनियल्स मिडलैंड, ADM कंपनी है। ये कंपनी पिछले 40 साल से दुनिया भर में अलग अलग तरीके से कैसे फूड से पैसा चूसा जाए इस पर काम करती है। ए हो गया। B हो गया बंगी ग्लोबल। बंगी ग्लोबल भी इसी तरह की कंपनी है। तीसरी है कारगिल फूड कंपनी, भारत में भी जिसके धसे हुए पांव। अभी एक भारत के पोर्ट को लेकर भी विवाद था, उस पर हम आएंगे, कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें भी कारगिल का था। और लुइस ड्रेफल्स कंपनी, यानी ये 4 कंपनियां जो हैं ABCD कंपनी की जाती हैं, मानी जाती हैं। और ये कंपनियां पूरी दुनिया के फूड के सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। यानी आप सोचिए कि अगर ये फूड का पूरा क्राइसिस खड़ा हो रहा है तो उसके मेजर बेनिफिशियरी ये 4 कंपनियां बनने वाली हैं। और ये कंपनियां लगातार दुनिया के अनाज के कारोबार का 70 से 80% हिस्सा अपने कब्जे में लगती हैं। और अब हाल में कुछ नए खिलाड़ी आ गए जिन्होंने इनको थोड़ी चुनौती दी है, लेकिन वो खिलाड़ी भी इनको लूटने से थोड़ी रोक रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम भी लूटेंगे निश्चित तौर पे। उसमें कॉफको है चाइना की, विल्मर इंटरनेशनल है जिसका भी अडानी साहब के साथ हमारे टाई अप था, सिंगापुर की ओलाम ग्रुप है, विटेरा, और ये अब जब बंज के साथ विलय हो गया इसका भी। और उसके बाद साथ साथ ग्लेनकोर है जो कमोडिटी ट्रेडिंग में खास असर रखती है। यानी ये 4 कंपनियां दुनिया के भोजन को मुट्ठी में रखती हैं। और ये 3-4 और नए छोटे वाले आ गए हैं। ये पूरी सप्लाई चेन पे कंट्रोल रखते हैं। आपको खेती कानून पे क्यों सरकार अड़ी हुई थी वो समझ में आएगा। किसानों की फसल खरीदते हैं, फाइनेंस करते हैं किसानों को, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं, बीज और फर्टिलाइज़र की सप्लाई भी करते हैं। इनके पास बड़े बड़े साइलो हैं। अडानी के बिजनेस पे जाएंगे तो आपको मिलता जुलता लगेगा। बड़े बड़े गोदाम हैं, अनाज संग्रह केंद्र जैसे FCI के हैं। भला हो हमारे पूर्वजों का कि ये नेशनलाइज रखा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का रहा, हालांकि अब वो धीरे धीरे अडानी बेचने की कोशिश हो रही है। तो उसकी सप्लाई भी पूरा का पूरा उनके पास है। पूरा उनके अपने रेल वैगन हैं, अपने बार्ज हैं और अपने समुद्री जहाज हैं, बंदरगाह हैं और उनके निजी टर्मिनल हैं।
हमारे यहाँ केरल के एक बंदरगाह का विवाद था, कभी मौका मिलेगा तो वीडियो बना दूंगा, पर ना सर्च कर लेना। यही आटा मिल चलाते हैं, यही तेल मिल चलाते हैं, यही सोया की क्रशिंग करते हैं और यही पशु चारा बनाते हैं। और पूरी दुनिया में सरकारों को, खाद्य कंपनियों को और सुपरमार्केट चेन को भोजन कितने बूंद देना है तय करते हैं। कुल मिला के ये कंपनियां पूरी दुनिया की मालिक हैं फूड के मामले में। और जैसे जैसे दुनिया में भोजन की किल्लत होगी, वैसे वैसे इनका शिकंजा बढ़ता जाएगा, इनकी शर्तें बढ़ती जाएंगी। ये कॉरपोरेट कैसे शर्त लगाते हैं, आपको एक उदाहरण देता हूँ। भारत में एक दवा कंपनी थी मॉडर्ना, कहाँ की? अमेरिका की। भारत सरकार ने कहा कि हमको अपना टीका बेचो, कोविड का टीका। उसने कहा कि हमको भरोसा नहीं है, कल के दिन हमारे टीके से लोग मर गए तो हम रिस्क नहीं ले सकते, भारत सरकार गारंटी दे। तो सरकार ने कहा गारंटी दे देते हैं। उन्होंने कहा ना, आपकी गारंटी ऐसे नहीं मानेंगे, आप देश की सोवरेन गारंटी दो, भारत की संप्रभुता गिरवी रखो उनके पास, और पैसा स्विस बैंक में रखो। इतना पैसा जमानत के तौर पे रख रहे हैं कि कल के दिन अगर उनके ऊपर मुकदमा हुआ, उनके टीके से लोग मर गए, तो हर्जाना वो नहीं देंगे, सरकार को देना पड़ेगा। जब ज़रूरत होती है तो ये लोग इस तरह से दुनिया को कंट्रोल करते हैं, और यही सारी चीज़ें हमको अब सामने दिखाई दे रही हैं। अब जब आप इसको देखेंगे तो आपका दिमाग यहाँ जाएगा ही जाएगा कि भैया, खाने की किल्लत पैदा करके तुम क्यों तेल में मिला रहे हो? खेतों को ख़त्म करके तुम सोलर क्यों लगा रहे हो? क्यों दुनिया में फूड क्राइसिस पैदा किया जा रहा है? अमेरिका से लेके, भारत से लेके, यूक्रेन से लेके, रूस से लेके, ब्राज़ील से लेके, हर तरफ त्राहिमाम क्यों है? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, और अगर सोचने को मजबूर करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उनको भी कहें कि वो सोचें। नमस्कार, जय हिंद।